साथ हमारे साथ के आज के बेहद ही खास एपिसोड में आप तमाम दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ अनुजा। दर्शकों, आज जिस खास विषय पर हम सभी यहाँ चर्चा करने के लिए जुड़े हैं, वो विषय बहुत ही ज्वलंत एक मुद्दा है। किसानों का मुद्दा है ये। आजकल हम देख रहे हैं कि देश में किस तरह से किसान जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, वो सड़कों पे आ रहे हैं। आज उन्होंने दिल्ली जयपुर हाईवे को वहाँ पे ब्लॉक भी किया है और बहुत ही ये जो आंदोलन है कुछ उग्र होता जा रहा है। सरकार और किसानों के बीच बातचीत जो हो रही है उसका कोई फल नहीं निकल रहा है और अभी सरकार का ये कहना है कि वो फिर से किसानों की तरफ से कोई निवेदन नहीं किया गया है या कोई उनकी तरफ से उन्होंने ये कहा नहीं है कि अब वो बातचीत आगे कुछ करना चाहते हैं या क्या बात करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि फिलहाल वो इंतजार कर रहे हैं कि उनकी तरफ से कोई प्रस्ताव आएगा बातचीत का। तो अभी तक यही बात हुई है। तो इसी मुद्दे पर कि क्या है ये मसला, क्या मामला है, क्या हो रहा है, तो कुछ मेहमान हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हैं। उनसे हम जानने या समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचते हैं इस विषय में। तो इसीलिए हमने विभिन्न क्षेत्रों से कुछ हमारे गेस्ट को यहाँ पे आमंत्रित किया है। कुछ हमारे विद्वान हैं जिनका मैं परिचय आपसे करवाना चाहूंगी। सबसे पहले मैं परिचय करवाना चाहूंगी प्रोफेसर आरपी सिंह का। आप प्रोफेसर जेएनयू में प्रोफेसर हैं और फिलोसफी के प्रोफेसर हैं वहां पर और इस विषय में आपकी खास राय है, तो हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किसानों के मुद्दे पे वो क्या सोचते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं प्रोफेसर देवेंद्र चौबे। आप लेखक हैं और साथ ही आप जेएनयू में प्रोफेसर के पद पर सीआईएल में सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस में कार्यरत हैं। उसके बाद मैं परिचय करवाना चाहूंगी प्रोफेसर बलराम सिंह का। प्रोफेसर बलराम सिंह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंसेज यूएसए में प्रेसिडेंट और प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। साथ ही साथ जेएनयू के वो एलुमनाई भी रह चुके हैं। भारत से जुड़े हुए हैं। 37 साल से वो यूएसए में रह रहे हैं, लेकिन भारत से लगातार उनका संपर्क बना हुआ है। और इसके बाद मैं बहुत स्वागत करना चाहूंगी श्री शेष नारायण सिंह जी का। आप वरिष्ठ टीवी पत्रकार हैं और साथ ही साथ स्वतंत्र टिप्पणीकार भी हैं और विभिन्न चैनलों पे हमेशा ये दिखते रहते हैं और तमाम विषयों पर अपनी बात रखते हैं। लोग इनसे चर्चा करते हैं कि क्या कुछ इनके विचार हैं। तो आज हम इनसे भी इस विषय पे इनके विचार जानना चाहेंगे। उसके बाद मैं बहुत स्वागत करना चाहती हूँ श्री असरार खान जी का। आप देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं और इनके कई सारे ऐसे विचार हैं, कुछ बिंदुओं पर ये बात करेंगे आज। तो सबसे पहले मैं प्रोफेसर आरपी सिंह जो हैं उनसे मैं ये सवाल करना चाहूंगी कि ये जो किसानों का ये आंदोलन चल रहा है, जो भी कुछ है, सरकार जो है अपनी बात कह रही है, किसान जो है अपनी बात कह रहे हैं और ये जो 3 एक्ट्स हैं, जो 3 जो बिंदु हैं जिन पे बवाल मचा हुआ है, वो कह रहे हैं कि इसको वापस लें। तो आप क्या सोचते हैं इसके विषय में? धन्यवाद अनुजा जी। और ये बहुत अच्छा विषय आपने उठाया है। पिछले मेरे ख्याल से 2 हफ्ते से ज़्यादा हो रहा है इतना बड़ा आंदोलन और इतने बड़े पैमाने पर जो कि पूरे देश में हो रहा है और इसका सपोर्ट मतलब एनआरआईज भी कर रहे हैं, विदेशों से भी कई तरह के सपोर्ट आ गए हैं और काफ़ी यूनिटी दिख रही है इस आंदोलन में। और कहीं-कहीं जैसे आपने अभी बताया था उग्र रूप भी ये धारण कर रहा है, जो कि गलत बात है, वो होना नहीं चाहिए क्योंकि इसमें एक यूनिटी का ये मौका है कि एक साथ एकजुट होकर के ये लोग आएँ। तो इनकी मुख्य समस्याएँ क्या हैं और ये जो तीनों एक्ट बने हुए हैं, उनका क्या है राय, इन लोगों के आपस में क्या चर्चाएँ हो रही हैं? मैं इसी पर कुछ 4-5 बातें बहुत संक्षेप में रख देना चाहता हूँ। शुरू करना चाहता हूँ इस बात से कि 2016 में बरेली में एक भाषण देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2022 तक किसानों का जो इनकम है वो डबल कर दिया जाएगा। उस समय तो ये नहीं स्पष्ट हुआ था कि आखिर मैकेनिज्म क्या है, प्रोसीजर क्या होगा और किन स्टेजेस में ये डेवलप किया जाएगा। लेकिन शायद उनके पास रहा हो, लेकिन उन्होंने इसको ओपन नहीं किया था, हमारे सामने नहीं रखा था। अब वो बिल्कुल सामने आ गया है कि वो क्या प्लान है इनका 2022 तक का किसानों की आय को डबल करने का, जो कि एक बड़ा ही प्रॉमिसिंग नोट के साथ वो आया हुआ था। लेकिन क्या उसका प्रोज और कॉन्स जो होते हैं ना उसके ये चेहरा और दूसरा चेहरा, वो हम आपके सामने थोड़ा-सा रखना चाहेंगे। तो इसमें पहली चीज़ ये है कि किसानों की आखिर समस्या क्या होती है जनरली? मैं भी तो गाँव का ही रहने वाला हूँ। तो पहली चीज़ समस्या जो उनकी है वो है लिक्विडिटी की, कि उनके पास पैसा नहीं रहता है।
सीड मतलब वो अनाज खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए, पानी देने के लिए, और अनाज जब तैयार हो जाए तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मार्केट तक ले जाने के लिए, उसके प्राइस को डिटरमिन करने के लिए, पेमेंट का क्या होना चाहिए, स्टोरेज कहाँ होना चाहिए, ये बड़ी जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं जो कि कोई इस पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। और कई तरह से लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो केवल उनका मुख्य मुद्दे से उनको हटाना ही कहा जा सकता है और कुछ नहीं। ये तो एक मुद्दा है। दूसरा ये है कि जब से भारत स्वतंत्र हुआ है, पोस्ट कॉलोनियल इंडिया में हमने देखा था कि कृषि का मतलब जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो आया, व्हाइट रिवॉल्यूशन आया, ब्लू रिवॉल्यूशन भी आया, इलेक्ट्रॉनिक रिवॉल्यूशन आया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है वो नहीं आ पाया था इंडिया में। तो इंडस्ट्री चल रही थी, नेहरू ने कोशिश भी किया था, लेकिन एक रिवॉल्यूशन के रूप में हमारे सामने नहीं आया था। तो अब कोरोना के टाइम पर हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्री जो है सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है, जो कि लगभग 33% जीडीपी के में कंट्रीब्यूशन होता है, वो बुरी तरह से अफेक्टेड है। 20 करीब मेरे ख्याल से डेटा है मेरे पास कहीं पर कि जिसमें लगभग 33% एमएसएमई, 49% तो एमएसएमई करता है कंट्रीब्यूट, 33% इंडस्ट्री करता है और 17% एग्रीकल्चर से आता है। तो जो एमएसएमई है और इंडस्ट्री है, ये तो पूरी तरह से अफेक्टेड है। अब बचा है सिर्फ किसानों का, क्योंकि कृषि जो है इससे अफेक्टेड नहीं है और ये फ्लरिश कर रही है, और इसके कारण हमारा जीडीपी जो है 4-5% बच भी गया है। अदरवाइज और भी ज़्यादा मतलब -28 में चला जाता है। ये जो पिछला तिमाही था उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो अब हमारे सामने टेंशन आ गया है कि इंडस्ट्री को बढ़ाएं या फिर एग्रीकल्चर को बढ़ाएं, या एग्रीकल्चर को इंडस्ट्रियलाइज के रूप में, इंडस्ट्री के रूप में लेकर आएं। ये कि हमारे सामने एक समस्या के रूप में आ गई है, चैलेंज के रूप में आ गया था। और इसी पर्सपेक्टिव में ये जो तीनों एक्ट्स हमारे पास आए हुए हैं, जिसमें कि एपीएमसी का है और एमएसपी है और ईसीए है। तो एपीएमसी में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज, जो कि फार्मर्स का जो है ना, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एंड प्रमोशन फैसिलिटेशन, इस पर डिटेल में हम लोग चर्चा कर लेंगे। अभी मैं सिर्फ सामने रख रहा हूं। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात है, और इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो कि 1955 में नेहरू ने इम्प्लीमेंट किया था, और उसको इस गवर्नमेंट ने इस एक्ट में हटा दिया है, ये कहते हुए कि अब अन्न के बारे में हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हैं, तो इसकी कोई जरूरत तो है नहीं। तो लेकिन ये तीनों चीजें एक प्रॉब्लम के रूप में आ गई हैं, और इस पर कई तरह के लोग आपस में विचार करना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा इसका दार्शनिक पहलू सामने रख देना चाहता हूँ। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि ये जो किसानों का आंदोलन है, ये मुझे माओ त्से तुंग की याद दिला देता है, जो कि चाइना में एग्रेरियन रिवॉल्यूशन उन्होंने शुरू किया था, और जिसके कारण वो जो फंडामेंटल मार्क्सिस्ट थिंकिंग है कि प्रोलिटेरियन क्लास जो है वो रिवॉल्यूशनरी होगा, वो एक मिथ के रूप में हमारे सामने हो जाता है जब हम एशिया में घुसते हैं। हालांकि मार्क्स ने एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन की भी बात की है, लेकिन जो आर्टिजन्स हैं, क्राफ्ट्समैन हैं, नेविगेटर्स हैं और ट्रांसपोर्टर्स हैं, ये लोग एक रिवोल्यूशनरी फोर्स के रूप में आ जाएंगे, ऐसा वो नहीं इन्विसेज कर पाए थे। इंडिया में कितने प्रोलिटेरियन हैं? 7 से 8% लोग हैं, जबकि 65% फार्मर्स हैं। तो ये फार्मर्स का एजिटेशन मुझे काफी कुछ उसके नजदीक ले जाता है, और जिसमें कि एक पैन इंडिया यूनिटी सामने आ जाती है पूरी इंडिया में। मतलब साउथ के लोग भी साथ में हैं, ऐसा नहीं पंजाब हरियाणा वाले या वेस्टर्न यूपी वाले जुड़े हैं, वेस्ट बंगाल से भी लोगों का समर्थन प्राप्त है, बिहार से भी लोग हैं, मध्य प्रदेश से भी लोग हैं, पूरी इंडिया में गोवा से भी लोग आ गए हैं, अभी खबर आई थी। क्योंकि ये चीज केवल जो सीरियल्स हैं, जो हमारे 5 तरह के सीरियल्स होते हैं, जैसे गेहूं, जौ और बाजरा वगैरह, धान वगैरह मिला करके, और फिर पल्सेस हैं, और उसके बाद जो हमारे पास ऑयल का होता है, जिसको कि इन्होंने मतलब एमएसपी में रखा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंदर रखा है, जिसमें कि फ्रूट, वेजिटेबल, डेयरी और मिल्क प्रोडक्ट और फिशरीज को नहीं रखा गया है, ये अलग है उसका। वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है आपस में। तो इसके डिटेल्स में हम ना जा करके इतना कहेंगे कि एक जो फंडामेंटल मार्क्सिस्ट थिंकिंग हुआ करती थी रिवॉल्यूशन की, क्रांति की, वो चीज
एक दूसरे रूप में हमारे सामने आ रही है। जो चैलेंज है वो डेवलपमेंट को लेकर के, और अक्सर आपने ये सुना होगा कि गवर्नमेंट कहा करती है कि मुझे 10 साल दीजिए, मुझे 15 साल दीजिए। वो तो किसी भी सरकार को 10 साल और 15 साल दिया जाए और कोई प्रोटेस्ट ना हो तो एक तरह का डेवलपमेंट तो हो ही जाएगा। लेकिन इसी बीच में तमाम तरह की फोर्सेस आ जाती हैं जो कि डेवलपमेंट को रोक देती हैं। वो चाहे रिलीजियस फंडामेंटलिज्म हो, कम्युनलिज्म हो, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हो, स्ट्राइक्स हो, और तमाम तरह की चीज़ें आ जाती हैं हमारे सामने। तो उसको थोड़ा-सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि डेवलपमेंट में हम कहाँ तक चलें। स्मार्ट विलेजेस बनाएँ या स्मार्ट सिटीज़ बनाएँ, इंडस्ट्रीज़ को कैसे किया अकोमोडेट किया जाए। तो ये इस पर एक प्रश्न और भी आ जाता है। और इसके साथ ही साथ जो तमाम तरह के चार्जेस लगाए जा रहे हैं कि कहते हैं कि ये जो बिल आया है बहुत जल्दी में आया, क्योंकि एक ऑर्डिनेंस पास किया गया और उसके बाद फिर 20 सितंबर को इन्होंने उसको लोकसभा में तो पास करा लिया क्योंकि बहुमत है, राज्यसभा में ध्वनिमत से करा लिया। और ये हुआ कि इसका प्रोसीजरल कुछ प्रॉब्लम्स है। तो किसानों के अंदर इस तरह के भ्रम भी फैलाए जा रहे हैं कि इसका जो प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया है। मेरे ख्याल से ऐसी कोई बात नहीं है, प्रोसीजर तो फॉलो किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से। और प्रोसीजर फॉलो करने का मतलब ये होता है कि आपका जो कंटेंट है कोई इतना डेरोगेटरी नहीं है कि आप इसको मतलब चैलेंज कर सकें। दूसरा ये होता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके अगेंस्ट नहीं जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक स्पिरिट है उसके अगेंस्ट नहीं जा रहा है, और स्टेट लेजिस्लेटिव पावर को नहीं वायलेट कर रहा है। तो प्रोसीजर तो बिल्कुल फॉलो किया गया था उसमें, लेकिन शायद इसमें किसानों का पार्टिसिपेशन नहीं हो पाया है और उनसे ओपिनियन नहीं ली गई। जैसे इन्होंने अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट किया था जिस पर कि बहुत दिनों तक डिबेट डिस्कशन होता रहा और फिर उसको इम्प्लीमेंट किए थे। उसी तरह से एक डिबेट और डिस्कशन की जरूरत थी। इसमें कुछ आर्बिट्रेरीनेस है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसको कि मतलब उनको रीथिंक करना चाहिए। और किसानों की समस्या थी, किसानों का पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है, तो उसका लाना भी एक बहुत ही आवश्यक चीज़ है। और मेरे ख्याल से मैं एक्ट्स के बारे में तो अभी कुछ नहीं बात कर पाऊंगा, और ऑर्डिनेंस के जो और भी पहलू हैं उस पर भी नहीं हो पाएगा बात। इस तरह से मैं सिर्फ आपके सामने ये इश्यूज जो हैं अभी रख रहा हूँ, और फिर बाद में इस पर और डिटेल्स में चर्चा होती रहेगी। जी जी और थैंक यू। बिल्कुल। आगे मैं इस पे आपसे और कुछ सवाल भी पूछने वाली हूँ, और अब मैं शेष नारायण सिंह जी जो हैं उनसे मैं जानना चाहूंगी कि ये सारी जो बातें चल रही हैं उसमें ये बात भी आ रही है कि वो लोग कह रहे हैं कि सरकार जो जून 2020 में ये लेकर आई थी अध्यादेश, तो इस तरह से जब कोई आपातकाल होती है या किसी तरह की आपत्ति विपत्ति होती है तब इस तरह के फैसले या सरकार लाने की आवश्यकता होती है। इतनी अफरा तफरी में अध्यादेश लाया गया, और उसके बाद ये था कि हाँ उस समय कोरोना का जैसे समय चल रहा था, पीक पर था और ये सब था, और इसमें ज्यादा प्रोटेस्ट नहीं होगा। क्या ऐसा कुछ है कि प्रोटेस्ट नहीं हो, ज्यादा विरोध नहीं हो, इसलिए ये लाया गया उस समय, ऐसा कुछ किया गया? क्या सोचते हैं आप, या फिर इसके पूरे मामले के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो बिल आया है ये जल्दी में लाया, बाद में लाया, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये बहुत लेट आया। 1991 में भारत सरकार ने, अब मैं मोदी की सरकार, मनमोहन की सरकार, इन विषयों में बात नहीं करूंगा, मैं केवल कृषि में जो सुधार की बात थी वो सन 47 के बाद से ही जरूरत थी, लेकिन वो नहीं किया गया। तो उसी संदर्भ में, उसको ऐतिहासिक संदर्भ में रखने की कोशिश करूंगा, और उसके इश्यूज हैं एक्ट के बारे में सबको मालूम है, आंदोलन किसानों का चल रहा है, सबके मालूम, उसके बारे में कोई राय रखना न रखना में मतलब अभी आएगा ही, इसी चर्चा में आ जाएगा। लेकिन जो इसकी जरूरत है उस पर मैं बात करना चाहता हूँ। 1947 में देश आजाद हुआ तो जवाहरलाल नेहरू ने इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात की, बड़े बड़े उद्योग लगाना शुरू किया, खेती पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। और खेती जो थी, जो शोषण प्रधान खेती थी, जो अंग्रेजों के टाइम में थी, वही खेती जैसी की तैसी चलती रही, उसमें कहीं कोई हल बैल जो थे जैसे चलते रहे। लेकिन जब चाइना के लड़ाई के बाद इकोनॉमी जो पहले से जर्जर थी और जर्जर आ गई, और 3 साल लगातार मौसम ने बहुत गड़बड़ किया, सूखा आया, तकलीफें हुई, खाने पीने की दिक्कत हुई, और उसके बाद हमला कर दिया पाकिस्तान ने। तो तब तक शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर हो चुके थे, और शिफ्ट टू माउथ इंडियन इकोनॉमी हो गई थी, यानी सीधा एक इंपोर्ट होता था अन्न अनाज, और उसको किसान के घर में लोगों को खाने के लिए भेजा जाता था। स्थिति थी। हमने अपने बचपन में PL-480 का वो जो गुलाबी रंग का गेहूं और मक्के की रोटियां खाई हैं, और वो रबड़ हो जाती थी सूखने के बाद, उसको आप
चबा नहीं सकते थे, बड़ी मुश्किल होती। लेकिन शास्त्री जी ने, इंदिरा गांधी को ग्रीन रेवोल्यूशन का शुरुआती कहा जाता है, ये सच नहीं है। सच ये है कि शास्त्री जी ने सी सुब्रमण्यम उनके कृषि मंत्री थे, उनसे कहा भैया बताओ कोई रास्ता निकालो, क्योंकि अपने पास खेती है और पैदावार नहीं हो रही तो कैसे किया जाए, बारिश पे पूरा डिपेंडेंट था। उन्होंने डॉक्टर एस स्वामीनाथन से बात की और एल.के. झा उन दिनों बहुत ही पावरफुल शास्त्री जी के यहाँ सिविल सर्वेंट हुआ करते थे, आईसीएस के अफसर थे, और डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को लोग लाए अमेरिका से। नॉर्मन बोरलॉग ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने देखा था तबाही, और जब वो गए दोबारा तो मेक्सिको में एक रॉकफेलर फाउंडेशन के एक प्रोजेक्ट में उनको मेक्सिको भेज दिया गया, और मेक्सिको में जाके उन्होंने बौने किस्म की जातियों के गेहूं और धान पैदा किए थे। तो वो एक एक्सपेरिमेंट था। डॉक्टर स्वामीनाथन के उनके दोस्त भी थे, तो उनको ले आए और उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत की। 1966 में आइडिया शुरू हुआ, लेकिन 69 तक बाकायदा पूरे देश में इसकी चर्चा हो। 3 चीजें उन्होंने की थी, कोई और कुछ नहीं किया था। एक तो उन्नत किस्म के बीज दिए थे किसानों को, और पानी का बंदोबस्त किया था। बारिश के पानी पे खेती डिपेंडेंट थी, लेकिन वो उन्होंने कहा नहीं, पानी की व्यवस्था, छोटे छोटे 5-5 8 सौ के 10-10 8 सौ के तमाम ट्यूबवेल गांव में लगे थे, हमारे गांव में भी लगे थे, लेकिन शुरू पंजाब से किया था। लेकिन किसान तैयार नहीं था, और फर्टिलाइजर, केमिकल, रासायनिक खादों का इस्तेमाल उन्होंने, 3 बातें केवल डाली गई और उससे डबल हो गया। और जब पंजाब में समझाने की कोशिश की गई तो उन लोगों ने कहा नहीं, हम तो नहीं करेंगे इसको। तो सी सुब्रमण्यम ने सब्सिडी का एक रेजिम डेवलप किया और कहा कि साहब आप जो कुछ भी आपका घाटा होगा, हम उसको सब्सिडी का व्यवस्था कर रहे हैं, भरपाई कर देंगे हम। 5 साल तक सब्सिडी का प्रोविजन था उसमें, और यह था गारंटी थी कि लेवी का आपका गेहूं और होगा उसको हम खरीद लेंगे, आप पैदा करिए। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में है, और उनके प्रोफेसर चीमा के सहयोग से ये काम शुरू हुआ, और 150 फॉर्म मिले थे शुरू में। 150 लोगों ने हामी भरी थी और उनको दिया गया, खेती किया उन्होंने। और बाद में 2-3 साल बाद तो बाकी देश से, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से खास तौर से लोग तीर्थ यात्रा करने जाते थे वहां। तो एक बार केवल कृषि को सरकारी अटेंशन, पॉलिसी का जो सपोर्ट है वो मिला, और उसके बाद हालात बदल गए। आज जो आंदोलन करने आए हैं यहाँ पे, जो उनकी बड़ी संख्या ग्रीन रेवोल्यूशन से प्रॉफिट किए हुए लोगों की है। तो ये एक बेसिक है। उसके बाद अक्सर बात होती रही कि भाई खेती के लिए कुछ किया जाएगा, इंदिरा गांधी ने भी कहा, राजीव गांधी ने भी कहा, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जब आए, जब उन्होंने 1991 में इकोनॉमी को फ्री किया, और उसी दौर में, उसी भाषण में उन्होंने एग्रीकल्चर को भी आधुनिक बनाने का, एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट की बात की थी, एग्रीकल्चर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात की थी। लेकिन उसके बाद से लगातार सरकारें आती रहीं, जो कि गठबंधन की सरकारें थी, कुछ कर धर नहीं पाए। ये उसके बाद 66 के बाद पहला इंटरवेंशन है पॉलिसी लेवल पे, और ये 66 से तो नहीं ड्यू था, लेकिन 91 से तो ड्यू था। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर के रूप में भी लाना चाहते थे, और एज फाइनेंस मिनिस्टर भी उन्होंने कोशिश की थी, नहीं ला पाए। तो अब जो आया है इसमें देखिए, ये इसके उसकी डिटेल्स में और आंदोलन में नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो सबको मालूम है। इसको कहते हैं एग्रेरियन ट्रांजिशन डेवलपमेंट। खेती से रिलेटेड जो एक ट्रांजिशनल फेज है डेवलपमेंट का, वो है ये। 66 में भी वही था जिसको ग्रीन रेवोल्यूशन कहा गया, और आज भी वही है। और आज जरूरत यह है कि पहले उन दिनों तो जो लैंड होल्डिंग्स के पैटर्न थे, डिफरेंट थे। आज मेरे गांव में लगभग नहीं 100% पूरा गांव मार्जिनल फार्मर्स का है। डेफिनेशन मार्जिनल फार्मर की है, जिसके पास 1 एकड़ से कम जमीन होगी वो मार्जिनल फार्मर है। जिसके पास 2.5 एकड़, 1 हेक्टेयर से कम जमीन होगी, 1 एकड़ और 2.5 एकड़ के बीच होगी, वो स्मॉल फार्मर है। तो हमारे गांव में स्मॉल फार्मर को मतलब कोई नहीं है, मार्जिनल फार्मर है। 2 परिवार हैं जो कि जिनके पास के 2.5 एकड़ से ज्यादा जमीन है। तो उनकी खेती, उन पर अगर 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 5 बीघे खेती है, अगर 1 एकड़ खेती 3 बीघे होती है हमारे कच्चे बीघे में, तो 3 बच्चे हैं तो 1-1 बीघा पड़ा, तो 1-1 बीघे में वो काम उनका होता नहीं। इसीलिए जरूरी था कि एग्रीकल्चर को एक नया इनपुट दिया जाए, पॉलिसी का इनपुट दिया जाए, वो दिया जाए। और आज, पहले तो अपना जीडीपी का शेप बहुत छोटा सा था, उसमें एग्रीकल्चर का मेन कंट्रीब्यूशन होता था। आज अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि साहब एग्रीकल्चर ने संभाल लिया, और ना 28% हम नीचे जाते। तो आज 15% कंट्रीब्यूट करता है एग्रीकल्चर जीडीपी में, केवल 15%।
और 45% जो एग्रीरियन वर्कफोर्स है, एग्रीकल्चर वर्कफोर्स गांव में रहती है, वो सरप्लस है। उसमें गांव में जरूरत केवल 25 से 30% की है। बाकी लोगों को, जैसे चीन ने किया, जैसे मलेशिया ने किया, जैसे वियतनाम ने किया, उनको आपको शहरों में लाना पड़ेगा, उनको अन्य काम देना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ उनको स्किल और एजुकेशन देनी पड़ेगी। वरना आके यहाँ दिल्ली में, गुड़गांव में, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, फरीदाबाद में वो लेबर चौक पे खड़े हो जाएंगे और वो बिना स्किल के उनके हाथ कुछ नहीं आएगा। तो ये जो बात है, उनको फिर आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में या सर्विस सेक्टर में डालना पड़ेगा। जैसे आज जो उबर टैक्सी है, वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, वो मैन्युफैक्चरिंग है, वो सर्विस सेक्टर में नहीं रह गया, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी की वजह से, एक ऐप की वजह से वो चलता है। और उसके लिए अब खेती में कैसे किया जाए, 1 एकड़ तो अच्छा, दूसरा एमएसपी की जो बात है, एमएसपी के बारे में पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर गांवों में सरप्लस होता ही नहीं, तो एमएसपी की जरूरत ही नहीं होगी। वहां बहुत कम लोगों के पास सरप्लस है और अपने जरूरत भर का पैदा होता है। कोई लड़का उनके घर का कहीं दिल्ली, बंबई, कलकत्ता में या कहीं गुड़गांव में या कहीं मजदूरी करता है, या कोई टैक्सी चलाता है, या कहीं इंडस्ट्री में काम करता है, वो सपोर्ट करता है, एग्रीकल्चर में वो सपोर्ट आता है। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो इन्होंने आइडिया दिया था, वो भी बहुत जरूरी है। और उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आप उसके फॉर्मुलेशंस को वर्कआउट कर सकते हैं कि जैसे कंपनी होती है, उसमें सबके शेयर्स होते हैं, यूनिट्स होती हैं, उसी तरह से कोऑपरेटिव फार्मिंग का कंसेप्ट जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, जो कि नहीं चल पाया था क्योंकि वो दैट वाज टू अर्ली। आज स्थिति यह है कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिटेबल, आज ज्यादातर हमारे गांव में सब लोगों ने, अपर कास्ट जितने लोग हैं, सबके खेत अधिया पे हैं। तो अधिया पे किसी को 1000 रुपए साल में मिल जाता है, किसी को 2000, किसी को 3000 एक बीघे में। तो अगर उसको बढ़ाया जा सकता है तो उसमें दिक्कत क्या है? तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, और दिक्कत का यह है कि वो जरूरी है, उसको करना पड़ेगा ही। साथ साथ स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन की भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप बिना किसी स्किल के, बिना किसी शिक्षा के लोगों को शहर में भेज देंगे तो बात नहीं होगी। तीसरी बात जो है, धान की खेती फॉर एग्जाम्पल, सबसे ज्यादा फोकस धान गेहूं पे है। अमेरिका में जो नेब्रास्का है, वहां तो मक्का और धान गेहूं पैदा करते हैं, लेकिन कैलिफोर्निया में वो कहते हैं नहीं, हम तो संतरा पैदा करेंगे, तो टमाटर पैदा करेंगे, क्योंकि वो उसमें वैल्यू एडिशन होता है। तो जो खेती है उसमें वैल्यू एडिशन का कंसेप्ट डालना पड़ेगा, वरना जिस तरह से बाप दादाओं के टाइम पे खेती होती थी, या कम से कम हमारे बचपन में जैसी खेती होती, आज भी वही खेती हो रही है और फोकस उसी पे है। धान में जितना पानी लगता है, क्या ऐसी फसलें, अल्टरनेटिव फसलें नहीं डेवलप की जा सकती जिनमें कि कम पानी लगे और उनकी वैल्यू वही कैश क्रॉप को इंकरेज किया जाए? क्योंकि कृषि को भी आपको एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के तहत इंडस्ट्री के रूप में उसको डेवलप करने की जरूरत है। बस बहरहाल मेरा ये कहना है कि आपको इसमें कृषि की जो पॉलिसी इंटरवेंशन है, इसको सीरियसली लेना पड़ेगा और इसको एमएसपी तक और इन मुद्दों तक केवल, हाँ ठीक है, अपोजिशन का आर्गुमेंट सही है कि एक मौका मिला है सरकार को घेरने का, वो घेरे, वो उनकी लेजिटिमेट इच्छा है। लेकिन जहां तक खेती किसानी की बात है, खेती किसानी के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद एक बड़े इंटरवेंशन की जरूरत थी और वो इंटरवेंशन है। और उसमें एक आर्गुमेंट है कि दो बड़े औद्योगिक घराने, उन्हीं को सारा फायदा हो जाएगा, तो हमसे क्या मतलब? हमारी फसल का एज लॉन्ग एज हमको तिगुना चौगुना अगर क्रॉप हमको क्रॉप्स मिल रही है, 1 बीघे 2 बीघे 3 बीघे वाले किसान को, वो अपनी मजदूरी खेती में ना लगा के कहीं और लगाने के लिए फ्री है, तो वो वैल्यूएबल है, वो उसका वर्थ है। इसलिए इस तरह के पॉलिसी इंटरवेंशन की जरूरत थी। अब देर आई है लेकिन दुरुस्त आई है। अब इसमें अगर कमियां हैं तो उनको दुरुस्त कर लिया जाएगा, लेकिन इसको खारिज करने का आर्गुमेंट जो है, मैं उसके बिल्कुल खिलाफ। जी जी, ये जो तीनों एक्ट्स हैं, इसमें कहीं ना कहीं कुछ सुधार करके कुछ अगर इस तरह से किया जाए। मैं प्रोफेसर बलराम सिंह जी से ये पूछना चाहूंगी कि ये जो तीनों एक्ट्स हैं, तो इसमें जो भी कुछ है इसके बारे में सभी जानते हैं और सबने इस पे अपनी जो शोध है वो भी किया होगा। इसमें कहाँ पे अड़चन आ रही है? जैसे सरकार और केंद्र सरकार और किसानों की भी बातचीत होती है, लेकिन वो फेल हो जाती है। किसान कह रहे हैं वो तीनों जो एक्ट्स हैं वो वापस लिए जाएं, सरकार कह रही है कि वो उनके हित में है। ऐसा कहाँ पे अड़चन आती है? क्यों नहीं वो समझा पा रहे हैं? किसानों से उनको सही तरीके से बात करनी चाहिए एक्ट्स बनाने से पहले, और उसको ये जो वो जब लेकर अध्यादेश आए थे उसके पहले उनको किसानों को अपने एक तरह से कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था क्या?
तो ये कहाँ पे कुछ बाधाएं हैं, अब क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? किसी भी डेमोक्रेसी में मुझे लगता है कि कंसल्टेशन तो अच्छी चीज़ है। जितने लोग उसमें भागीदार हैं सबको सबके साथ मिल के बातचीत करके ही आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जो कि प्रोफेसर आरपी सिंह ने कहा, ये एकदम सही बात है। लेकिन जैसे कि शेष नारायण जी बोल रहे हैं कि ये बात बहुत दिन से चल रही है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि ये सडनली कोई चीज़ आ गई और किसी को कुछ पता ही नहीं था, ऐसा नहीं है। ये समस्या जो है चल रही थी। मुझे जहाँ तक मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, हम तो 3 साल से यही कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। एक ऐप बनवाए हैं जिससे गांव के लोग अपनी चीज़ों को डायरेक्टली बेच सकें, वर्चुअल मीडिया लेके। और उसके साथ उनको ये जो बीच में मंडी वाले हैं या बीच में जो बनिया वाले लोग हैं जो कलेक्ट करते हैं उसका फ़ायदा उठाते हैं, जो भी है, हम ये चाहते हैं कि फ्री मार्केट भारत की परंपरा रही है और वो फ्री मार्केट में जिसके पास जो है और उसको अगर पूरी सारी दुनिया की मार्केट खुल जानी चाहिए, सिर्फ देश की नहीं। अगर ऐसा मिलता है तो ये तो बहुत अच्छा कदम है, अगर उसको सरकार अच्छे रूप से करे तो। अब उसमें किसी तरह की जहमत नहीं होनी चाहिए कि बाद में ब्यूरोक्रेसी लग जाए, ये हो जाए वो जाए। किसान तो अपनी खेती बाड़ी में ज़्यादा लगा रहता है, अगर ज़्यादा उसमें नियम कानून बन जाएंगे तो एक समस्या होगी किसान के लिए, जो कि हम भी किसान परिवार से आते हैं तो मुझे इतना ज्ञान है कि कितनी समस्याएं छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी बड़ी समस्याएं हो जाती हैं। तो सरकार अगर उस चीज़ को हटा देती है वो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन जहाँ तक ये आपने ये सवाल किया कि ये समस्या क्यों, आंदोलन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके पीछे थोड़ा सा और भी देखना चाहिए कि ये हमारे यहाँ की भारत तो एक कृषि प्रधान देश रहा है और इसका कोई कारण सिर्फ यही नहीं है कि वहाँ पे लोग सरवाइव करें। उसका मुझे लगता है कि कारण ये है कि वहाँ की परंपरा और वहाँ की दिनचर्या, उनकी जो लाइफस्टाइल है, जीवन उनकी पद्धति है, वो सारी चीज़ें उससे जुड़ी हुई हैं, जो कि आज सारी दुनिया में धीरे धीरे लोग पकड़ रहे हैं, जिसको कहते हैं ऑर्गेनिक खेती की जा रही है आजकल। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बन रहे हैं जो कि सिर्फ किसान जो गांव में रहता है वही कर सकता है, ये शहर वाले नहीं कर सकते। जो दुनिया अब ये स्वास्थ्य का विषय होता जा रहा है, तो ये परंपरा जो है सिर्फ इसी में नहीं देखना, इकोनॉमिकली ही नहीं देखना चाहिए मेरे विचार से। इसको पूरी एक समग्र भाव से देखना चाहिए और तब शायद ज़्यादा समझ में आएगा। तो उसमें यह है कि जब हमारे ऊपर लोग राज कर रहे थे, खास करके अंग्रेज राज कर रहे थे, तो जमींदार बनाया हुआ था उन्होंने। हम लोगों का भी परिवार जमींदार का था, वो अपना कुछ जो भी पैसे देते थे उनको कुछ गांव वो ओन करते थे, उसके मालिक होते थे। ये सब बीच में ये जो बिचौलिया होते हैं, ये जमींदार एक तरह के बिचौलिया थे सरकार और लोगों के बीच में, और इसलिए जमींदारी का उन्मूलन करवाया गया 1950 में। और हो सकता है कि और लोगों को इसमें ज़्यादा ज्ञान हो। मुझे जो तो ज्ञान है थोड़ा सा अपने अनुभव का है, थोड़ा मोड़ा जो मैंने पढ़ा हुआ है। उसमें ये हुआ था कि हर प्रदेश में कुछ उनके अधिकार छोड़े गए थे, किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए। जैसे उत्तर प्रदेश में बहुत, जिसके पास ज़्यादा ज़मीन थी, सीलिंग लगा के उसको ज़मीन ले ली गई, उनको मुआवजा दिया गया जो भी। जैसे पंजाब में इसका जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है वो कुछ एक तरह से नहीं हुआ है। तो वहाँ पे अभी भी बड़े बड़े फार्मर्स रह गए हैं। और वो एक तो वो, दूसरा ये है कि वहाँ पे एक जो व्यवस्था भी शेष नारायण जी बोल रहे थे, गांव में उनके सब बड़े छोटे छोटे काश्तकार हैं, सबके 1 एकड़ से कम जमीन है। लेकिन पंजाब में ऐसा नहीं है। उसके 2 मुख्य कारण, एक तो उनके वहाँ पे किस जो जमींदारी उन्मूलन कानून का जिस तरह से इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, वहाँ पे बड़े किसान रह गए हैं। दूसरा ये हुआ है कि वहाँ पे जो किसान हैं एक तरह से पूंजीपति बन गए हैं। उन्होंने क्या किया है कि छोटे छोटे किसानों का वो जमीन ले लिया है, किराए पे, रेंट पे लिया है। जिस तरह से भी जो भी व्यवस्था होती है, एक तरह से वो बिचौलिया बन गए हैं। तो ये जो किसानों का आंदोलन है उसको उस दृष्टि से देखना चाहिए कि ये सिर्फ वो नहीं, जैसे कोई नाम लेता है, जैसे प्रोफेसर सिंह ने कहा ये कि वो गोवा के भी किसान हैं, यहाँ के भी। तो ये इतने इक्के दुक्के होंगे, तो राजनीति करनी है उनको, राजनीति के शायद से प्रेरित होंगे, वो करना भी चाहिए। ये हम शेषनारायण जी से पूरी तरह सहमत हैं कि राजनीति वाले अपना, विपक्ष वाले अपनी बात करें, और ये करना भी चाहिए कि शायद ये एक किसी भी डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी चीज़ है। लेकिन कि ये कहना है कि सारे किसान उस तरह से हैं जितना पंजाब और हरियाणा वाले हैं, ये सत्य नहीं है। क्योंकि सारे किसान उस तरह से काम नहीं कर रहे हैं, सड़कें नहीं रोक रहे हैं। वो ये सारे हरियाणा और पंजाब के ज़्यादा कर रहे हैं, और उनकी स्थिति दूसरी है। वो ऐसे
छोटे मोटे किसान नहीं, जिसको हम किसान कहते हैं पगड़ी बांध के और खेत हल चला रहा, ऐसे वो किसान नहीं है ये लोग। ये किसान जो है वो थोड़ा सा पूंजीपति वाले किसान हो गए हैं। तो जिस चीज को हम लोग चाहते हैं, प्रोफेसर सिंह ने कार्ल मार्क्स की बात की या माओ त्से-तुंग की बात की, कि जो लोग चाहते थे सही में एक सर्वहारा वर्ग जो है उसको उसका स्थान मिले, तो ये कोई जरूरी नहीं कि ये किसान वाला आंदोलन उसको दिलवाएगा, ये जरूरी नहीं, क्योंकि इसकी जो वृत्ति लग रही है कुछ दूसरी है। हालांकि इसको मिलना चाहिए। मेरे हिसाब से भारत एक कृषि प्रधान देश है, और ये एकदम सत्य है कि ना तो पंडित नेहरू ने और बाकी लोगों ने भी, शास्त्री जी तो बहुत कम समय तक रहे, इंदिरा गांधी या उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इवन नरेंद्र मोदी की भी सरकार भी, मुझे नहीं लगता है कि उस स्थान पे जा रही जहाँ पे कि किसानों को, जो कि अभी भी 50% से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं और उनकी जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 15% के करीब ही है, ये उचित नहीं लगता है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ये चीज़ हमको समझ में नहीं आ रही। उसके लिए 2-3 चीज़ें हैं जो कि की जा सकती हैं। अगर मेरा समय हो गया होगा तो आप बता दीजिएगा, मैं बाद में बोलूँगा उन चीज़ों को। तो 2-3 जो बातें हैं वो है, लेकिन उसमें मेन चीज मैं ये जो कहना चाहता हूँ कि किसानों को सिर्फ इस पर नहीं सोचना चाहिए कि किसान सिर्फ खेती करेगा, उसका अन्न होगा, उस पर हम उसको मिनिमम प्राइस देखें, ये नहीं। कृषि का जो कृषि प्रधान देश मैंने कहा, मैंने खेती प्रधान देश नहीं कहा। कुछ चीजें जो ज्ञान की बातें, चूंकि यहाँ पे बौद्धिक रूप से लोग बैठे हुए हैं, कृषि का मतलब सिर्फ खेती नहीं होता है, और कृषि का मतलब होता है किसी भी चीज को, क्रिएटिव चीज को, सृजनात्मक चीज को आगे बढ़ाना, जिसमें कि जो हस्त शिल्प वाले लोग भी हैं उनको भी जोड़ा जाता है। लेकिन किसान, हमने देश को, देश की सारी व्यवस्था को किसान केंद्रित नहीं किया, या कि विलेज, ग्राम केंद्रित नहीं किया, जो कि महात्मा गांधी चाहते थे। किसान बहुत सारी चीज, आज वहां से बैठ के वो इंटरनेट चला सकता है, वो किसान का बेटा बेटी इंटरनेट चला सकता है, सारी दुनिया में सेवा कर सकता है, लेकिन वहां रह के कर सकता है। ये सब चीजों को हमने नहीं देखा। कृषि का मतलब होता है क्रिएटिविटी होता है, और उस चीज को हम वहां नहीं ले जाके, बल्कि ये बाहर की व्यवस्था ला के शहर बना दिए और सोचते हैं कि सबको शहर में आना चाहिए। और लोग को कोशिश भी कर रहे हैं, जैसे शेष नारायण जी ने कहा कि परिवार का कोई व्यक्ति शहर में जाता है, वहां से उसको सप्लीमेंट करता है, तब कहीं सस्टेन होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ हमको मूल रूप परिवर्तन लाना होगा, जिसमें कि ग्राम क्षेत्र जो है वो सारा केंद्र होना चाहिए, और वहां पर टेक्नोलॉजी आनी चाहिए जो कि सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी हो। और वैसी बहुत सारी चीजें भारत के प्राचीन काल में हुई हैं, और उन चीजों को हमको बात रखनी चाहिए। और वो अगर अभी थोड़ा समय आगे होगा तो मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। जी, अब मैं प्रोफेसर देवेंद्र चौबे से मैं ये पूछना चाहूंगी कि जैसे अभी प्रोफेसर बलराम सिंह ने बोला या प्रोफेसर आरपी सिंह ने भी कहा था, अभी जैसे कि उन्होंने कहा ग्राम क्षेत्र की बात है या ग्रामीणों की बात है, छोटे किसान हैं जो, तो जैसे पंजाब हरियाणा के ज्यादातर थोड़े ऐसे किसान हैं जो जमींदारी जिनकी है इस तरीके से। आप क्या सोचते हैं? आप भी गाँव से जुड़े हुए हैं, आपने किसानों के जीवन को भी आप नजदीक से जानते हैं, देखते हैं, तो क्या मानते हैं, क्या आप जो किसान कह रहे हैं कि ये एक्ट जो है ये उनके खिलाफ है, उनके हित में नहीं है, आप भी कुछ इस तरीके से सोचते हैं? क्या कुछ विचार हैं? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी हमारे 3 वक्ताओं ने बातें रखी, खासकर प्रोफेसर बलराम सिंह जी ने भी कुछ बातें कही, और इसके साथ ही प्रोफेसर आरपी सिंह ने भी कुछ बातें कही थी, और डॉक्टर शेष नारायण सिंह ने कुछ चीजें रखी थी। देखिए, हम सब लोग गाँव से आते हैं, और आप जानते हैं कि भारत की पूरी जो मतलब, ठीक है, इकोनॉमी बाद के दिनों में इंडस्ट्रियलाइज़ हुई, लेकिन आज भी हम लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि हमारी देश की आबादी का जो 70% हिस्सा है, अभी भी मतलब किसी न किसी रूप से गाँव से जुड़ा हुआ है। और ज़ाहिर है कि जिसकी तरफ अभी शेष नारायण सिंह जी इशारा कर रहे थे कि वहाँ पर धीरे जैसे-जैसे परिवार बढ़ते गए, वैसे-वैसे खेतों में बँटवारा हुआ, और ज़ाहिर है कि आज की जो स्थिति है, और आज की स्थिति में ज़ाहिर है कि एक-एक परिवार के पास वो मार्जिनल फार्मर भी नहीं रह गए हैं बहुत सारे लोग। उनके पास 1 बीघा तक खेत नहीं है। तो ये ज़रूर है कि हर सरकार को एक व्यवस्था करनी पड़ती है समय-समय पर। चाहे अभी शास्त्री जी की चर्चा हुई, या इंदिरा गांधी की बातचीत हुई, या नेहरू जी की भी चर्चा हुई, मान के चला जाए कि 30 से 50 साल के बीच एक मेजर परिवर्तन ज़रूर आता है दुनिया में। हर लेवल पर आता है, कृषि के क्षेत्र में भी आता है, इकोनॉमी के क्षेत्र में भी आता है।
और यह भी कहा जाता है कि 50 साल मैक्सिमम होता है किसी चीज को सस्टेन करने के लिए, उसके बाद तो आपको रिफॉर्म करना ही पड़ेगा, कोई विकल्प आपके पास नहीं है। तो अगर कोई सरकार ऐसे वैकल्पिक प्रावधान लेकर के आती है जिससे लगता है कि देश और समाज का विकास हो सकता है, किसानों का विकास हो सकता है, तो उसको करने में कोई हर्ज नहीं है। दिक्कत दो तरह से होती है, जिसकी तरफ आरपी सिंह भी इशारा कर रहे थे कि हम लोग जिसके लिए नीतियां बनाते हैं उसमें उनकी हिस्सेदारी नहीं के बराबर होती है, और यहीं से सारी समस्याओं की जड़ होती है। एक जमाना था जब आदिवासी समाज के विकास की बात होती थी और उसमें आदिवासी समाज की भागीदारी नहीं होती थी, उनकी राय नहीं ली जाती थी कि वो उनको आखिर किस तरह के विकास की जरूरत है। ठीक है, कुछ पॉलिसीज के, सरकार की पॉलिसी से कुछ खास तबके को फायदा हो जाता है, लेकिन कहा जाता है कि गांधी जिस बात पर जोर देते थे कि हमारा हमारा लक्ष्य सबसे कमजोर व्यक्ति होना चाहिए, सबसे पिछड़ा आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, उसको लेकर के हमारी पॉलिसी बनना चाहिए। और इसीलिए अगर हम उस बात को ध्यान में रखते हैं, चाहे कोई सरकार हो, चाहे कोई पॉलिसी मेकर के पार्ट हो, तो कहीं ना कहीं यह मान के चला जाए कि जनता को लगता है कि हाँ, हमारे लिए बात हो रही है। और जाहिर है कि मतलब सहमति असहमति का मामला बिल्कुल अलग है। कोई भी पॉलिसी से कोई पूरी तरह सहमत नहीं होता है और नहीं असहमत होता है। हर चीज में कुछ अच्छी बातें होती है और कुछ जो स्वीकार की जाती है, और कुछ अच्छी बातें नहीं होती जिसको अस्वीकार किया जाता है। लेकिन बेसिक रूप से हमें यह देखना चाहिए कि अगर अगर कोई समस्या आ रही है तो उस पर बात करना बहुत जरूरी है। और जाहिर है कि बातचीत के पीछे पॉलिटिक्स हो सकती है, लेकिन हमें उस पॉलिटिकल लेवल पर नहीं सोचना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि किसी भी पॉलिसी से किसी भी राष्ट्र और देश के विकास में, वहाँ के समाज के विकास में क्या उसकी भूमिका हो सकती है। और आप जानते हैं कि गाँव के बारे में बार-बार चर्चा होती है। गाँव के किसान के पास अनाज भी होता है, ज़मीन भी होती है, लेकिन उसके पास कैश पैसा नहीं होता है। और इस मामले में यह जो सारी व्यवस्था है, चाहे बाद के दिनों में मंडी की व्यवस्था हुई या जो नई व्यवस्थाएँ हो रही है, उसमें बार-बार कहा जाता है कि उससे किसान के पास कैश आएगा। लेकिन जो डर और भय जिसकी तरफ बार-बार इशारा हो रहा है, और जो हालत है हमारे देश की न्याय न्याय व्यवस्था की, उसमें अगर वो कोर्ट जाते हैं तो उनको कितना सपोर्ट सिस्टम मिलेगा हमें नहीं मालूम है। और शेषनाग सिंह ने अच्छी बात कही कि शास्त्री जी ने, या उस जमाने में जब दिक्कत हो रही थी, तो सरकार ने सब्सिडी दिया और कहा कि ठीक है, उस सब्सिडी जो भी उनकी कमी होगी उसको हम पूरा करेंगे। तो कहीं न कहीं हम मान कर चलें कि जनता को सरकार पर भरोसा होना चाहिए और सरकार को अपनी जनता पर भरोसा होना चाहिए, और बिना भरोसे के कोई काम नहीं होता है। जी, जी। बहुत अनुजा अच्छी जी। बात आपने कही। वो जो मैंने भी ये चीज़ थोड़ा-सा जैसे कहा कि जिस तरीके से सरकार जो है अध्यादेश लाती हैं और वो कहीं न कहीं विश्वास में नहीं ले पाती हैं, यदि जिनके लिए वो लेकर आए हैं वो अध्यादेश या बिल एक्ट होता है, तो वहाँ पे कुछ मुश्किलें आ जाती हैं। मैं अब श्री असरार खान जी के पास आना चाहूँगी और उनसे मैं जानना चाहूँगी कि आप, जैसे आपने मुझसे बातचीत की थी कार्यक्रम शुरू होने के पहले, तो आपने कहा था ना कि अब किसान परिवार से आते हैं तो बहुत सारी बातों को समझते हैं। यहाँ पे सारे जो हम लोग हैं सब गाँव से जुड़े हुए हैं। तो आप ये जो पूरा मसला है उसको किस तरीके से देखते हैं? अभी आपने हमारे सारे मेहमानों की बातें भी सुनी हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से इस मुद्दे को आप देखते हैं? अभी तक बहुत अच्छी बहस हुई, बहुत कम मौकों पे ऐसे अच्छे कंटेंट सुनने को मिलते हैं, इसलिए मैं बहुत कुछ उसमें बोलना चाहता था और लोग बोल दिए, तो इसके लिए मुझे खुशी है कि मुझे थोड़े बचे हुए। मैं इस किसान आंदोलन को इस रूप में देखता हूँ कि पहली बात तो लोकतंत्र में किसी कानून को लाने के पहले, आज जब बहुत हर मीडिया और सारी चीजें, साधन इतना है कि हम उस जनता का राय लेना चाहिए था। और स्वामीनाथन कमेटी में बहुत सारे रिकमेंडेशन हुए थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, और सारे किसान संगठन बार बार बातें रखते हैं, वो सब चीजें तो है ही हैं। लेकिन अब मसला यहाँ फंस गया है कि दिल्ली इस समय घेर ली गई है चारों तरफ से। एक पूरे इंटरनेशनल लेवल पर भारत का किसान आंदोलन जो है वो चर्चाओं में आ गया है। रोज बीबीसी और सारे न्यूज चैनल में देख रहा हूँ, दुनिया के जो हैं वो इसकी चर्चा कर रहे हैं। कनाडा, ब्रिटेन और तमाम देशों के प्रधानमंत्रियों ने इसकी आलोचना की है कि सरकार जो है, जो इस हालत में किसान लोग इस जाड़े में पड़े हुए हैं ट्रैक्टरों में और इधर उधर
ये अच्छी बात नहीं है। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि किसान एक बहुत साधारण सी बात कह रहा है कि हमारे अनाज का वाजिब मूल्य नहीं मिलता है। उसको सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया गया था, वो भी नहीं मिलता है। और उसका एक छोटा सा आंकड़ा मैं दे रहा हूं, मुश्किल से 17% लोगों के अनाज को खरीदा जाता है, और वो बड़े किसान हैं। छोटे किसानों को अगर बेचना हो तो वो तुरंत बेचते हैं, और उनको लोकल व्यवसायी खरीदते हैं, जिन्हें पहले बनिया कहा जाता था, तो वो तो मजबूर होकर बेचते हैं। तो जिस चीज से बड़ा किसान प्रभावित हो सकता है, उससे छोटा क्यों नहीं प्रभावित होगा? ये मतलब जब नदी ही गंदी हो गई तो नाले तो गंदे होंगे ही। ये बड़ी ही सिंपल साइंटिफिक बात है। तो पहली बात तो ये कि किसान अगर 1900 रुपया गेहूं का कीमत है, तो उसको मैं अपना उदाहरण न दूं तो ठीक है, लेकिन फिर भी मजबूर हूं। जुलाई में मेरी भाभी, बड़ी भाभी गेहूं बेच रही थी, तो मैंने कहा भाभी इस मौसम में गेहूं, कह भैया रखे रहे कि क्या जाने महंगा होगा है। हो सकता है कि महंगा हो, लेकिन हुआ नहीं। 300 रुपया कम में ही 1600 रुपये क्विंटल में बेचा गया। इसको मैं फेसबुक पर भी लिखा हूँ। मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं, मैं इस देश को प्यार करता हूँ। मैं इस गांव मैं जानता हूँ कि कृषि एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के बगैर हिंदुस्तान स्टैंड नहीं कर पाएगा। औद्योगिक विकास आप कितना भी कर लीजिए, क्या बनाएंगे आप? सारी कार आपके देश में आकर के कोरिया बना रहा है, कनाडा बना रहा है, अमेरिका बना रहा है, फोर्ड है, ये है, वो है। आप क्या बनाओगे? मारुति हमारी बनती है, सबसे ज्यादा बिकती, ठीक है। तो आपको लीकेज पकड़ना चाहिए। इस सरकार ने लीकेज नहीं पकड़ा। जब तक कहीं भी लीकेज है, अगर पाइप में लीकेज, आपके घर में पानी फोर्स से नहीं आएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आंदोलन 15 दिन हो गया, 15 लोग इसमें मर भी गए जाड़े में। और 2018 का एक आंकड़ा आया है कि 1,37,000 लोग आत्महत्या किए हैं कृषि के क्षेत्र से, जिसमें से 5,000 लोग तो सिर्फ इसलिए किए हैं कि ऋण मतलब कर्जीबंद थे, इसलिए किए हैं। तो ये सब चीजें जो है, इनको सामने रखना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि उनकी समस्या क्या है। कोई सर्वे नहीं हुआ, तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। और चूंकि भारत एक संघीय गणराज्य है, ये राज्यों से सेंटर बना है, और राज्यों को जो अधिकार होना चाहिए वो राज्यों से कभी पूछा ही नहीं जाता। राज्यों को पहले कहना चाहिए था कि आप 1 साल 2 साल मंथन करो। तो उत्तर प्रदेश का मैं एग्जाम्पल दूं, उत्तर प्रदेश में चकबंदी हुई, चौधरी चरण सिंह जब आए, वो किसानों के नेता माने जाते, ओपनली उनसे बड़ा किसान नेता कोई नहीं हुआ, और मुख्यमंत्री भी हुए। उन्होंने चकबंदी लागू किया, बड़ा अच्छा काम हुआ, रास्ते बन गए, मेड़ पर चलते थे हम लोग, गिर जाते थे, चक्रोड बने। लेकिन उसके बाद अनुजा जी, चकबंदी के बाद हदबंदी वो होना चाहिए था। हदबंदी एक अलग चीज था। बंदोबस्त शेष नारायण जी को जानना चाहिए, गांव आते जाते हैं। बंदोबस्त आज तक नहीं हुआ। मैं 5 भाई हूं, मेरे 5 भाइयों की जमीन संयुक्त है। अब हम कहीं 2 एकड़ मेरे नाम मैं जब जोत रहा हूँ, कहीं 1.5 एकड़ मेरा भाई जोत रहे, कोई कुछ जोत रहा है। ये सब चीजें, ये बंदोबस्त होने का मतलब, जब हमारे पिता ने हम लोगों को जमीन दे दिया तो हमारा अपना अपना अलग हो जाना चाहिए। तो मायावती की मेहरबानी कि उन्होंने हर आदमी को ये अधिकार दे दिया था अपने कार्यकाल में कि आप अपने हिस्से की जमीन बेच सकते हो। उसके पहले बेच भी नहीं सकते थे आप संयुक्त जमीन। ये सब सारी समस्याएं बड़ी वो थी। आज दुनिया में इजराइल एक देश है जिसका मैं सुनता हूँ, बहुत अध्ययन तो नहीं किया मैंने। इजराइल एक ऐसा देश है जो कृषि की वजह से स्टैंड कर रहा है। ठीक है, वो एटॉमिक परमाणु बम भी बना लिया है, लेकिन परमाणु बम उसकी कोई ताकत नहीं, उससे परमाणु बम कोई नहीं खरीदता है। उससे हम हथियार थोड़ा बहुत खरीदते होंगे, लेकिन कृषि से वो इतना स्टैंड कर रहा है कि दुनिया के किसी भी देश से वहां के लोग कम संपन्न नहीं है। तो हिंदुस्तान तो दुनिया का स्वर्ग बन सकता है, क्योंकि ऐसी भूमि दुनिया में कहीं नहीं है। यहाँ केरल भी है, और उत्तराखंड भी है, हिमाचल भी है, कश्मीर भी है, हमारे पास शिलांग भी है, हमारे पास बहुत तरह की, राजस्थान भी है। तो ये तो देश तो दुनिया को, अगर कहीं ईश्वर होता और उसने उसको क्रेडिट देनी हो तो उसने तो स्वर्ग यही बनाया था। लेकिन उसको अगर कृषि क्रांति नहीं होगी तो हम स्टैंड नहीं कर सकते। अभी एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। अगर किसान मुनाफे में होता
तो जिस किसान के घर कोई बाहर नौकरी नहीं करता है, आप एक घर बता दीजिए उसका घर पक्का बन गया हो। जिसके घर कोई मास्टर है, जिसके घर कोई बाहर नौकरी करता है, जिसके घर बलराम सिंह हो, जिसके घर शेष नारायण सिंह होंगे, जिसके घर असरार खान होंगे, जिसके घर प्रोफेसर चौबे होंगे, तो वो उन लोगों के घर जब बाहर की कमाई होती तो वो आधा पक्का आधा कच्चा बना लेते हैं। किसान बहुत बुरी दशा में है और इनको समझ में नहीं आ रहा। जादू, ये तो जादू है। अगर आप किसान क्रांति कर दीजिए तो आप गाजियाबाद, नोएडा, ये गुड़गांव, दिल्ली आने की जरूरत क्या है? वैसे पोल्यूशन से लोग परेशान हैं। यू मस्ट लीव दिस मेट्रोपॉलिटन सिटीज एंड गो टू द विलेजेस वेयर यू कैन डू। तो वो जगह जो है, ये समझे, ऐसे लीडर की जरूरत है हिंदुस्तान में, ऐसे कानून की जरूरत है जो यहाँ से चले, लीकेज को पकड़े। ये जो एक्ट सरकार जो लेकर अध्यादेश आई, अब इससे सहमत नहीं है पूरे तरीके से कि नहीं, ये सरकार की नीयत में अमिता जी, अनुजा जी, बहुत ही इसकी नीयत पर शक हो गया लोगों को, इसलिए किसान ने घेर लिया है। चारों तरफ से किसान घेरे हुए हैं। अब वो कह रहे हैं आप ये तो फिक्स कर दो कि हमारा 1600-1900 वाला माल 1600 में नहीं बिकेगा। आप सरकार जो है कोई भी कानून ले आती है तो आप उसको कितना सख्ती से लागू करती है अपना, उसको कुछ नहीं माफ करती। लेकिन जब किसानों का मामला आता है उसका तो कोई पूछता ही नहीं। अब आप बताइए, गांव में सब लोग अपना अनाज बेचते हैं, वो औने पौने भाव में बेच देते हैं। तो आप सिर्फ गेहूं और चावल की बात नहीं है उसकी। अरे किसान तो क्या नहीं पैदा कर सकता। पूरा आयुर्वेद हमारा जो है, भारत की सबसे बड़ी संपत्ति तो आयुर्वेद है। आयुर्वेद को आप अमेरिका में बेचिए, बढ़िया दवाएं बनाइए, रिफाइंड ढंग से सब करिए, लेकिन उसको करने के लिए बिजली चाहिए। बिजली है ही नहीं। बिजली तो गाजियाबाद में नहीं मिलती है सही, 24 घंटे, बीच में कट जाएगा इंटरनेट ही, और बात करते हैं बड़ी बड़ी। तो नीयत आपकी सही नहीं है। आप जो है, आप अच्छी नीयत से आओगे तो कौन नहीं साथ देगा, हमारा फायदा होगा। हम पागल है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। कांग्रेस ये आंदोलन नहीं चला रही है। आप याद रखिए, ये आंदोलन जो है चला रहे हैं किसान जो सीधा पीड़ित हुए हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं उनको कि वो दलाल हैं। आप बताइए वो किसकी दलाली कर रहे हैं? वो दलाली किसकी कर रहे हैं? जब बड़ा किसान प्रभावित हो तो मैं क्यों नहीं प्रभावित होऊंगा? हम बताइए। मैं, अनुजा जी, बहुत प्रैक्टिकल बात है, इस देश की जनता को पता होना चाहिए, इस देश की सरकार को भी। मेरा गांव 60 किलोमीटर है सुल्तानपुर से मंडी जहां पड़ती है, 10 किलोमीटर और जोड़ लीजिए, उसमें अमाहट में है मंडी, जानते हैं सब। क्या मैं अपने गांव से ले जाकर के अमाहट में बेच सकता हूँ 10 कुंटल गेहूं? इम्पॉसिबल, कभी नहीं बेच सकता। और उतना और लेके जब वहां जाएंगे, मूली बेचने ले जाते हैं, वही वो देखता है अभी क्या करेगा, अभी सस्ते में बेच के जाएगा, खरीदो ही मत। मोनोपोली ऑफ कैपिटल जो है, इसकी बात होनी। कई सारे मुद्दे हैं। जी जी, किसानों से जुड़े बहुत सारे मुद्दे। जी मैं आपके पास में वापस आऊंगी। अभी समय की असल में हमारी थोड़ी सी कमी है। मैं प्रोफेसर राघवेंद्र सिंह सर से पूछना चाहूंगी कि प्रोफेसर सिंह, ये जो अभी जैसे बातचीत हो रही है, अभी जो असरार खान जी कह रहे थे, क्या आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे या फिर एक्ट्स के विषय में ही कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, असरार जी ने जो बात उठाई है, खासतौर से एपीएमसी और जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का टेंशन है कि लोग जाते तो हैं मार्केट में बेचने के लिए, तो वहां तो लोग खरीदते नहीं। एफसीआई के गोदाम में जाएंगे तो वो अपना बहाने कर देंगे। किसान ट्रक पर लाद करके सामान लेकर के गया हुआ है, अब उसको कह देंगे 3 दिन बाद आओ। तो अब वो 3 दिन बाद कैसे आए? 3 दिन ट्रक नहीं रोक सकता, उसको पैसा चाहिए। तो औने पौने दाम पर वो एपीएमसी जो खुला उनका मंडी है वहां पर वो बेच देता है। गद्दी पर लोग बैठे रहते हैं और वो खरीद लेते हैं। और कहीं कहीं तो साठगांठ भी बनी हुई है इन लोगों का, जो आड़ती लोग हैं और जो एफसीआई के मेंबर्स हैं, वो तो करप्शन के एस्पेक्ट का मतलब डिबेट है, जिस पर कि एक अच्छा लॉ होना चाहिए और इम्प्लीमेंटेशन की जो पॉलिसीज हैं वो तो हैं। और जो असरार जी ने जिस पर ध्यान हम लोगों का लाया है, खासतौर से उसमें कैसे इसको फैसिलिटेट किया जाए। देखिए, एक ये पॉलिसी होनी चाहिए जिस पर कि शेष नारायण जी ने भी ध्यान लाया था कि किसी गांव का विकास कैसे होगा। अगर आप देखेंगे कि उस गांव की जनसंख्या अगले 10, 15, 20 साल में सिटी की तरफ माइग्रेट कर रही है, तब समझिए उसका आर्थिक विकास हो रहा है। और अगर माइग्रेशन नहीं हो पा रहा सिटी की तरफ, इंडस्ट्री की तरफ, टेक्नोलॉजी की तरफ और चीजों की तरफ, तो वो शहर, वो गांव वैसे का वैसे रहेगा, उसका मकान कच्चे का कच्चा रहेगा।
जिस पर असराज जी ने बात किया है। और ये बात बिल्कुल सही है। मैं अभी मार्च के महीने में गया था गांव में, तो हमारे भी गांव में केवल 3 ही मकान पक्के बन पाए हैं और तीनों के लोग बाहर रहते हैं, तभी वो हो पाया। बाकी सब उसी पुराने मकान में अभी भी रह रहे हैं। ये प्रॉब्लम है। आर्थिक विकास के लिए माइग्रेशन, पॉपुलेशन का माइग्रेट करना, सिटी में जाना और ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में पार्टिसिपेट करना, ये बहुत ही जरूरी बात होती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो आंदोलन किसान कर रहे हैं उसको किसी तरह से मतलब कंडेम किया जाए। मैं तो ये कहता हूं कि आंदोलन चले, और मेरी बात थोड़ा ज्यादा प्रोवोकेटिव लगेगी कि अगर किसान चाहें तो 1 साल के अंदर ये परिवर्तन ला देंगे पूरे देश में, अगर वो चाहें तो। और उसके लिए सिर्फ वो इतना करें कि सिर्फ इतना पैदा करें जितना कि वो खा सकें, और 1 साल वो नहीं जाएंगे, किसी मंडी में नहीं जाएंगे 1 साल। तो सारी मंडी वगैरह बंद हो जाएगी, किसी के पास कुछ नहीं मिलेगा और सब हाँफने लगेंगे, क्योंकि किसान जो है वो हमारी रीढ़ है और इसकी समस्या को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए उसमें से करप्शन का हटना बहुत जरूरी है, लिक्विडिटी की फैसिलिटी होना बहुत जरूरी है। उसके जो डीबीसी फोर्सेस बीच बीच में आ जाते हैं, कहीं कोई आइडियोलॉजी लेकर के आ जाता है, क्योंकि खिचड़ी तो बन ही रही है, उसमें थोड़ा सा अपना भी डाल दें तो वो भी कर लेंगे। ये सब गलत बात हो जाती है। और जो आंदोलन अब चल रहा है, ऐसा तो आंदोलन भाई पिछले मैंने 40-50 साल में तो नहीं देखा था कि पूरी दिल्ली घेर लिए। तो 2 हफ्ते से ज्यादा हो रहा है और अभी तक डेडलॉक पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की गैप इसीलिए हुआ कि किसानों से सलाह ली नहीं गई। आपने कानून बना करके थोप दिया, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें, कितना फायदा होगा, उसका अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स कैसे हो पाएगा। और किसानों में केवल है नहीं गेहूं और चावल और की समस्या है भाई। 23 तरह के 22-23 तरह के फसल होते हैं, सीरियल्स जिसमें कि गेहूं है, जौ है और आपका धान है और सब चीज़ें हैं। दालें भी 5-6 तरह की होती हैं। और उसके बाद आपके जो मैंने एक लिस्ट कहीं पर देखी थी इसकी, तो जिसमें ये था कि दाल आ जाती, फिर डेयरी फार्मिंग वगैरह जो है ये तो अलग ही हो जाता है, और फ्रूट वेजिटेबल और सब चीज़ें हो जाती, जिसको एपीएमसी से दूर ही रखा इन्होंने, जिस पर कि एमएसपी भी नहीं लागू हो पा रहा है। फ्रूट वेजिटेबल्स मिल्क फिशरीज पर तो गोवा के लोग कह रहे हैं इस पर भी एमएसपी लाओ। बलराम जी ने कहा गोवा के नॉमिनल लोग आ रहे हैं, लेकिन फिशरीज का बहुत बड़ा उनका है और फ्रूट्स का भी बहुत बड़ा है, और जो कि जिस पर कि एमएसपी है ही नहीं है और सड़ जाता है सब कुछ, कहाँ तक भेजेंगे। समस्या उनकी भी जेन्युइन है, उसे भी इसमें इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। केवल वही जो 22-23 तरह के मतलब फसल होते हैं, केवल उन्हीं को नहीं लेना है, और सब चीज़ों को लेना। गेहूं, दाल हुआ, और तेल के से संबंधित चीज़ें जैसे सरसों का हुआ और सब चीज़ों का हुआ, तो तेल, यही तीन तरह के फसलों को उन्होंने लिया है एमएसपी में, बाकी को तो लिया नहीं है। तो एक समस्या तो हमारे सामने रहती है। और असरार जी का तो मैं जानता ही हूँ, क्योंकि ये तो नदी से नाला बहाते हैं, जबकि उल्टा चलता है कि नाले से नदी बहती है। तो नाले में जाकर, नाले का पानी जाकर नदी में गिरता है, तो नाला जब गंदा है तो नदी तो गंदी हो ही जाएगी उसमें। लेकिन असरार जी की बातों में तब भी एक तरह से रोमांच तो रहता ही है। हाँ जी बिल्कुल, असरार जी की बात सुनकर बड़ा मजा आ जाता है, कुछ एक्साइटमेंट आ गई एपिसोड में यहाँ पे। तो थोड़ा सा वो ऐसे बोलते हैं जोश में आकर, तो मजा आ जाता है सुनने में। चलते चलते हम जानना चाहेंगे शेष नारायण सिंह जी, काफी देर से चुप हैं और हम बाकी लोगों को भी सुन रहे थे। आप चलते चलते कुछ कहना चाहेंगे और कुछ और भी आपके मन में है, संक्षेप में? संक्षेप में ये है कि जो प्रोफेसर आरपी सिंह साहब ने जो बात कही है वही बात है कि आप कंसल्टेशन जो है आज सरकार ने तय किया है कि किसानों को जाके बताएं कि किसके क्या फायदे हैं। जब डॉक्टर सी सुब्रमण्यम ने और शास्त्री जी ने ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद शुरू की थी, तो एक्सटेंशन एक विषय होता है कृषि एग्रीकल्चर में, उसको जाके लोगों को बताया, उन लोगों ने एक अभियान चलाया कि भाई इससे फायदा होगा, पूरे देश में चलाया, उसका हुआ। तो आज जो किसानों को फायदा बताने की बात हो रही है वो पहले बताने की बात थी। एक तो ये है, ये बात कहना बहुत जरूरी है। और ये बात हिजरत जब तक नहीं होगी, जब तक अर्बन शहरों की तरफ मूवमेंट नहीं होगा, गाँव का सरप्लस लेबर जो है और अन्य कोई काम नहीं कमाएगा। लेकिन उसके लिए जो मेजर कमी हमारे यहाँ, अब शिक्षा संस्थाएं खोली जा रही हैं, स्किल डेवलपमेंट और शिक्षा जरूरी है। नहीं तो आप अगर आपके पास कोई काम ही नहीं आता तो आप आएंगे यहाँ मजदूरी करने के लिए, फिर वही एक्सप्लॉयटेशन होगा। ये दो बातें हैं जो कि होनी चाहिए थी, लेकिन अब होगी। लेकिन
टेक्नोलॉजी का बेस आ गया है तो आज नहीं तो कल, जब 33% महिलाओं का जब रिजर्वेशन हुआ था, लोगों ने कहा था कि प्रधानपति आ जाएंगे। अब आज प्रधानपति कहीं दिखते नहीं, सब गायब हो गए, लड़कियां खुद आगे आके अपना प्रधान बनी घूम रही है। तो टेक्नोलॉजी का बेस आता है तो 10-12 साल लगता है उसको उसमें एब्जॉर्ब होने में और सिस्टम को लगाने में, तो वो होगा। और ये एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री बनाने के, जैसे सिनेमा को इंडस्ट्री बनाने की तमाम डिमांड होती है, एग्रीकल्चर को डिमांड बनाने की बात होती है। और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के कुछ मित्र हैं जिनको सब कुछ दे दिया जाएगा, नहीं पूरे हिंदुस्तान ले लेंगे वो। इंटरप्राइजेज जो है हमारे गांव में, एक किसान ने तो शुरू कर दिया है साहब, वो काली मिर्च की खेती शुरू कर दिया है, ऑस्ट्रेलियन टीक पे चढ़ाए हुए हैं। तो अगर गांव से, अगर हम लोग 1000 रुपया जो लोगों को किराया मिलता है साल भर का, 1000 रुपए बीघे, तो अगर वो 5000 मिलने लगेगा तो सरप्लस तो हो ही जाएगा। और दूसरा असरार भाई आपको मैं बता दूं कि जो गरीब किसान बेचता इसलिए है कि उसके पास कपड़े लत्ते की जरूरत होती है, वरना सरप्लस नहीं है। वो वहां जाके एमएसपी के चक्कर में नहीं होता। 1 बीघा 2 बीघा 3 बीघा जिसके पास जमीन है, वो सरप्लस कहां से लगे, तो खाने भर का भी नहीं पैदा होता। तो इसलिए ये जरूरी है कि जो सरप्लस लेबर है, 45% जो एग्रीकल्चर में वर्कफोर्स लगी है, उसको 20% उसमें से निकाल के सर्विस में, इंडस्ट्री सेक्टर में किया जाएगा, तभी ओवरऑल इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। 1991 में जो लिबरलाइजेशन आया था, उसी तरह से एग्रीकल्चर का लिबरलाइजेशन का ये दौर है, और इसको हमें सपोर्ट करने की जरूरत है। नहीं करते तो न करें। प्रोफेसर देवेंद्र चौबे से बहुत संक्षेप में जो कहना चाहेंगे, क्योंकि अब हम चाह रहे थे कि एक बार हमारे जो मेहमान है वो कुछ कहें, लेकिन दोबारा कुछ उनके मन में विचार आता है। तो प्रोफेसर देवेंद्र चौबे, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए अनुजा जी, मुझे जो सबसे बड़ी बात लगती है कि किसान को जो सबसे अधिक भय होता है, वो जमीन के छीनने का भय होता है। आप देखेंगे कि हिंदी के 4 उपन्यास हैं, प्रेमचंद का गोदान सबने पढ़ा होगा, रेणु का मैलांचल आजादी के बाद का सबने पढ़ा होगा। वैसे ही पंजाब के जगदीश चंद्र जी थे, उनका एक उपन्यास है धरती धन अपना। और आखिरी में मैं सुरेंद्र स्निग्ध का एक नोवेल है छाड़न है, वो इधर का 90 के बाद का उपन्यास है, उसकी मैं चर्चा करूंगा। ये चारों उपन्यास 4 फेज के हैं, और चारों में जो सबसे बड़ी समस्या दिखाई देती है कि हमेशा किसान को लगता है कि उसकी जमीन उसके हाथ से चली जाएगी, और किनके पास जाएगी। जाहिर है कि जिसकी तरफ इशारा हो रहा है, सारे हमारे वक्ता कर रहे हैं कि जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसी चीजें शुरू होगी, तो किसान जो छोटे-छोटे किसान हैं वो तो बचेंगे नहीं। उनके लिए तो कोई ना कोई व्यवस्था हमें करनी ही पड़ेगी। और ये ज़रूरी है कि किसानों के सामने एक वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए, और उनके मन से ये भय बिल्कुल निकालने की का काम व्यवस्था का होता है कि उनके मन में जो भय है कि ज़मीन हमसे नहीं छीनी जाएगी, हमारी ज़मीन का अधिग्रहण नहीं होगा बिना हमसे पूछे हुए। या अगर होगा तो कई बार होता है कि एक सोशल या इंडस्ट्रियल विकास के लिए ज़मीन का अधिग्रहण सरकारें हमेशा करती रही है और आगे भी करती रहेगी। लेकिन उनके मन से ये भय निकालना होगा, और मुझे बार-बार लगता है कि भरोसा करना बहुत ज़रूरी है मतलब। और जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि जनता को सरकार पर भरोसा होना चाहिए और सरकार को जनता पर भरोसा होना चाहिए। अगर ये भरोसा नहीं होगा तो फिर समाज ठीक से नहीं चलेगा, ना देश चलेगा, ना राष्ट्र चलेगा। और बहुत इसीलिए सही कहा बात जाता आपने है कही। कि यह करना बहुत ज़रूरी होता है। जी, जी, अंजा जी। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जनता का विश्वास जो है वो सरकार में होना चाहिए, लेकिन सरकार को इस तरह से कार्य करना चाहिए कि जनता को उन पर विश्वास हो। अंतिम में प्रोफेसर बलराम सिंह जी, यदि आप कुछ कहना चाहें, कुछ जोड़ना चाहें, कुछ अपनी बातें। हाँ, मुझे कुछ तो कहना है, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा जैसे असरार जी ने कहा है, बहुत अच्छा ये संवाद रहा, और इससे हम सारे लोगों की ज्ञान की वृद्धि हुई है, बहुत अच्छी चीज़ है। मेरे विचार से जैसे मैं सोचता हूँ कि वहाँ पे मूल परिवर्तन होना आवश्यक है भारत में, क्योंकि भारत मूलतः एक किसान प्रधान, कृषि प्रधान देश है, और दूसरा है कि ये ग्रामीण देश है। और उसकी सिर्फ इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हमारे यहाँ गांव का मतलब जब हम लोग आज देख रहे हैं पिछड़े लोग हैं, ऐसा नहीं। इस व्यवस्था को पहले बनाया गया था, भारत बहुत ही समृद्ध देश था इसी व्यवस्था में। और लेकिन जैसे असरार जी ने कहा कि बहुत सारी चीज़ें, आयुर्वेद की खेती कर सकते हैं, आयुर्वेद की ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। मैंने इस बात को कई जगह कहा, चर्चा किया है कि नैनो पार्टिकल्स जो बनते हैं, जिसको भस्म कहते हैं, वो नैनो पार्टिकल टेक्नोलॉजी है, और वो किसान कर सकता है। ये बहुत सारी चीज़ें जो हम शहर में कर रहे हैं, चीज़ों को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वहाँ पे सशक्तिकरण अगर हमको करना है तो हमको गांव के सशक्तिकरण, वहाँ के लोगों को, आम जनता को सशक्तिकरण करना है, उनको शिक्षा से करना है।
और किसान आंदोलन को मैं सोचता हूँ कि अगर उसके में पॉजिटिव चीजें जैसे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, उसमें यह है कि ये उसका एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है। ये आंदोलन जो है, मैं नहीं मानता, मैं नहीं एग्री करता कि चारों तरफ से दिल्ली घेरा गया है, क्योंकि ये सत्य नहीं है। ये ज्यादा पंजाब और हरियाणा के लोग कर रहे हैं, ये भी सत्य है, ये सारा सत्य है। इसको ये कहना कि सारा है, ठीक है, हम कहना चाहते हैं तो मैं भी चाहूंगा कहना कि अगर इससे अगर हमारा ट्रिगर बनता है, सरकार कोई एक दूसरी नई सोच ले आती है तो अच्छी बात है। लेकिन जैसे कि पार्लियामेंट भवन, संसद भवन बन रहा है ना, संसद भवन की जगह पे हमको लगता है कि सभासद भवन बनना चाहिए। हमको जो हमारी गांव सभाएं हैं वहां पे छोटे छोटे भवन बनने चाहिए, जिससे कि जो सत्ता जो है, सत्ता को सशक्त नहीं करना बल्कि जनता को सशक्त करना है। अगर उस भाव से करेंगे तो बहुत सारी समस्याएं आएंगी ही नहीं। क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि जैसे न्यूनतम प्राइस मिलनी चाहिए लोगों को, ये सही है, क्योंकि कोई कभी घाटे में तो कोई खेती कर नहीं सकता, ये निश्चित है। लेकिन सरकार को क्यों सशक्त करें, हम अपने को सशक्त करें। न्यूनतम की जगह मैं ये कहता हूं, मेरा मानना है कि चावल का दाम बढ़ा दीजिए, 200 रुपये किलो कर दीजिए शहर में, गांव में नहीं। शहर में जो भी रहता है उसको 200 रुपये किलो सरकार कहे कि बेचे, चावल 200 रुपये किलो बिकेगा, तो फिर लोग शहर वाले पैसा देंगे, गांव वालों को पैसा मिलेगा। इसके न्यूनतम वाले में क्या है कि हम सरकार को सशक्त कर रहे हैं, दूसरा कि उसमें भ्रष्टाचार आ जाता है। तो ये फ्री मार्केट की जो चीज जो है ओरिजिनल इंडिया की है, फ्री मार्केट आइडिया ओरिजिनल की इंडिया की है। इंडिया इसीलिए सशक्त रहा है क्योंकि कोई सत्ताधारी भारत के प्राचीन काल में सबको सारा जो उसकी पावर है वो अपने पास नहीं रखता था, बल्कि हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड पावर का सिस्टम था। उस चीज को लाने के लिए अगर एकदम नई सोच से लेके आए और अगर आगे बढ़ने का प्रयत्न करें तो मुझे लगता है कि सारे संसार के लिए एक उदाहरण बनेगा और भारत के लोगों को भी न्याय मिलेगा, सबके लिए शुभ ही होगा, ऐसा मेरा मानना है। जी बहुत शुक्रिया। अब समय की चूंकि हमारे पास कमी है और इसीलिए हम ये चाहेंगे कि इस मुद्दे को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसको हम आगे बढ़ाएं और हम अगली बार फिर आप सभी से जुड़ेंगे और फिर इस पर और गहराई से विचार विमर्श होगी और इस पर हम चर्चा भी करेंगे और भी बातचीत करेंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं। तो आज जो आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू। दर्शकों, उम्मीद है आज का जो ये एपिसोड है आपको जरूर पसंद आएगा, क्योंकि ये जो ज्वलंत मुद्दा है, बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा है, बिल्कुल भी इसको कहा जाएगा तो इस पे आज चर्चा हुई है और हम जल्दी ही आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।